हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन करने वाले हैं। बहुत दिनों से दोस्तों दिल में ये ख्याल आता था और बच्चों को भी ऐसा लगता था कि ऐसा क्या पढ़े कि ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाए। तो हम सोचे कि क्यों ना ही टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव का ही ऑपरेशन कर दे। जैसे वास्तविक संख्या तो उसका अलग से देखेंगे कि किस किस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आता है, उसका हम ऑपरेशन करेंगे। फिर बहुपद का देखेंगे ऑब्जेक्टिव, टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। इससे यह होगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या से है पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे वास्तविक संख्या में हम सिर्फ ये देखना है हमको कि ऑब्जेक्टिव आता कहाँ कहाँ से दोस्तों। तो 3 से 4 टॉपिक है जहां से ऑब्जेक्टिव आता है। एक तो परिमेय और अपरिमेय संख्या से ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसको जान लेंगे। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव आता है स्थान दशमलव और अवसान दशमलव से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसका भी ऑब्जेक्टिव जान लेंगे कि क्या क्या आता है। उसके बाद दोस्तों आता है अभाज्य गुणनखंड से आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी जान लेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है लॉस और मौसा से ऑब्जेक्टिव आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी जान लेंगे। इसको जानने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव आपका वास्तविक संख्या से नहीं छूटेगा। और जो एक दो नेसेसरी ऑब्जेक्टिव है जो कभी कभी आ जाता है, उसका भी हम इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। इसको जान लेंगे तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आता है वह कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए परिमेय संख्या को जानते हैं कि हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं, वैसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होता है। वैसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होता है परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और जहां q बराबर नहीं जीरो होता है दोस्तों। वैसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होता है और जहां q बराबर नहीं जीरो होता है। जैसे देखिए हम एग्जांपल में लेते हैं, साथ ही p और q पूर्णांक होता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कोई हम संख्या लेंगे 2, इस पे हमको चर्चा करना है कि यह 2 जो है यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए गौर करते हैं, तो 2 है, इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखिए ऊपर में p स्वतंत्र है, ये भी यह भी स्वतंत्र है। p बोले ना कि p और q क्या होगा? पूर्णांक होगा। देखिए 2 पूर्णांक है, q देखिए बटा में 1 है तो ये भी पूर्णांक है, तो p बाई क्यू के रूप में है। साथ ही क्या बोला है कि q बराबर नहीं जीरो, तो q बराबर नहीं जीरो है, यह भी शर्त को यह मान रहा है और दोनों पूर्णांक भी है। इसका मतलब 2 हमारा क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। अब देखिएगा कि जैसे हम लिख देंगे रूट 2/3। अब इसे हमको जानना है कि यह परिमेय है कि नहीं है, तो इसी शर्त में इसे हम डालते हैं। वैसा संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो। अब बताइए यहाँ पे, अब p और q क्या है? पूर्णांक है। अब बताइए रूट 2 पूर्णांक है क्या? रूट 2 का जो आप मान निकालिएगा तो ये 1.73 समथिंग जो भी आता है, तो यह तो दशमलव में आ जाता है। और पूर्णांक हम लोग किसको कहते हैं? जो संख्या पूरा पूरा होता है, जैसे 4 है, 2 है, 6, ये सब क्या है? पूरा पूरा है। और ये तो दशमलव में आ गया, ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये तो यहीं पे गलत हो गया, तो ये वाला संख्या परिमेय नहीं है दोस्तों। तो सिंपल आप ऐसे समझिए परिमेय और अपरिमेय संख्या में कि कोई भी संख्या यदि रूट में है, कोई भी संख्या यदि रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वह परिमेय नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे कि रूट 16, तो देखिए रूट 16 का वर्गमूल निकल जाएगा दोस्तों। रूट 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसका खंड करेंगे तो 4 गुना 4, 2 4 का 1 4 निकल जाएगा। तो रूट 16 कोई पूछे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन यदि हम रूट 15 दे देते हैं तो यह परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, तो ये परिमेय नहीं होगा। और जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या का ऑब्जेक्टिव आता है। तो एक टॉपिक तो हमारा ये हो गया, परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव आता है हमारा शांत दशमलव और अशांत दशमलव से ऑब्जेक्टिव आता है। ये तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों वह हमारा आता है शांत दशमलव से और आता है अशांत दशमलव से ऑब्जेक्टिव। अशांत दशमलव से आता है। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव को हम समझते हैं। देखिए जैसे हम कोई संख्या ले लिए एक 2, ठीक है, एक संख्या ले लिए 2 और इसमें दोस्तों हम भाग देंगे 3 से। अब क्या है कि इसका 2 में जो हम 3 से भाग देंगे तो इसका कोई भागफल आएगा, दशमलव प्रसार आएगा। तो शांत कब होगा और अशांत कब होगा? तो जैसे देखिए हम 2 में यदि 3 से भाग देते हैं, 2 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो 0 मरतबे लगेगा, 0, 2 यहाँ आ गया, दशमलव दिए 0, 3 छक्का 18, फिर 2 दशमलव है तो फिर 0, फिर 3 छक्का 18। ऐसे करके आप देखिए ये 6 जो है ना बार बार रिपीट करता जाएगा।
तो जिस संख्या के, यदि कोई संख्या है बट्टा में और उसके अंश में हर से भाग देने पर वह दशमलव के यदि कुछ अंकों के बाद पूरा पूरा कट जाए, देखिए इसमें नहीं कट रहा है, जब पूरा पूरा कट जाए तो उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। यह नहीं कटेगा, यह आ रहा है 0.66666, तो यह हमारा क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। यह हमारा क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। जैसे देखिए यदि हम 3 में भाग देते 2 से, तो 3 में यदि 2 से भाग देंगे तो देखिएगा 3 में यदि 2 से भाग देते हैं तो 2 एक कम 2, 3 में से 2 क्या था, कितना बचेगा? 1 बचेगा। दशमलव दिए 0, 2 पंचे 10। अब देखिए ये वाला जो दोस्तों हमारा भाग गया है 1.5, यह दशमलव के कुछ अंकों के बाद पूरा पूरा कट गया है, ना, तो ये हमारा शांत दशमलव होगा। ये हमारा क्या होगा? शांत दशमलव होगा दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। तो ये तरीका हो गया। तो जब यह छोटा रहेगा तो हम भाग देके चेक कर लेंगे, लेकिन जब जो यह बड़ा रहे, बड़ा संख्या रहे, तब तो हम भाग नहीं दे पाएंगे दोस्तों। और यदि भाग देंगे भी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उस परिस्थिति में। तो वहां के लिए एक ट्रिक है, और यहां से भी क्वेश्चन आता है। ट्रिक क्या कहेगा? सिलेबस का ही चीज है वह भी। जैसे देखिए कोई बड़ा सा संख्या रहे, जैसे संख्या रहे 275, 275 या 77 कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, 278 कर दीजिए, अब बट्टा में कर दीजिए 125। अब पूछे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि भाग देंगे तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे भी बड़ा बड़ा संख्या रहता है, यहाँ आप मान लीजिए संभव है कि आप दे भी दे भाग, लेकिन इससे भी बड़ा संख्या रहेगा, तब तो भाग देने में दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह का यदि कंडीशन आए तब हम कैसे चेक करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? तो उसके लिए देखिए यह शर्त है, इसका जो हर है ना, हर का हम गुणनखंड करेंगे। और यदि हर का गुणनखंड हमारा आ गया 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का, यदि हर का गुणनखंड हमारा आ गया 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का, तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जब इसका गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का न आए तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब समझिए इसको, देखिए जैसे 278 बट्टा है 125, 125 का दोस्तों हम जो गुणनखंड करेंगे 125 का करेंगे तो 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25 5 आएगा। अब देखिए 125 का गुणनखंड कितना आ गया दोस्तों? 5 गुना 5 गुना 5 आ गया, 5 गुना 5 गुना 5 आ गया। तो देखिए 278 बट्टा 5 का पावर कितना? 1 2 3, 5 कई बार? 3 बार। अब आप सोचिएगा कि 5 का पावर n तो आ गया, 5 का पावर n तो आ गया, लेकिन 2 का पावर m नहीं आया, 2 का पावर m नहीं आया। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या कर सकते हैं? 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब आप देखिए यह 2 का पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का हो गया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहां से ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। अब जैसे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे रहे 12 बट्टा 18, 12 बटा 18, और इसका दशमलव प्रसार हमें चेक करना है कि शांत होगा कि अशांत। तो 18 का जो हम खंड करेंगे तो 18 का खंड हमारा हो जाएगा 12 बटा, और 18 का हम खंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 9, और फिर 3 से लगेगा, 5 से तो लगेगा ही नहीं, 3 से लगेगा तो 3 तिया 9 आया। हमारा तो आ गया 2 गुना 3 गुना 3, तो ये कितना हो गया? 12 बट्टा 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2। तो सर जी यहाँ पे तो 2 का पावर m है, यहाँ भी है, लेकिन एक दूसरा टपक गया ना दूसरा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों? अशांत होगा। कहने का मतलब ये है कि या तो खाली 2 आए फिर भी शांत होगा, या तो खाली 5 आए फिर भी शांत होगा, या तो 2 और 5 दोनों आए फिर भी शांत होगा। अशांत कब हो जाएगा? जब इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा टपक जाएगा, तब उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं इस प्रश्न को। यदि इस टाइप से प्रश्न रहे कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। 2 का पावर m गुने 5 के पावर n का रूप करके ऐसे भी हम चेक कर लेंगे। तो वहां से हमारा शांत दशमलव और अशांत दशमलव का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए, अब जो ऑब्जेक्टिव आता है हमारा, अब आता है अभाज्य गुणनखंड से दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड से भी ऑब्जेक्टिव आता है। वो क्या रहता है ऑब्जेक्टिव? देखिए वो ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से रहता है, जैसे क्या है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में, 64 के अभाज्य गुणनखंड में, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है? 2 का घात कितना है? इस टाइप से भी प्रश्न आता है दोस्तों।
यह प्रश्न कई साल से लगातार आ रहा है, पहले नहीं आता था, लेकिन यह प्रश्न अब कई सालों से लगातार आ रहा है। तो बताइए इस प्रश्न को आप कैसे हल कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो सुनिए, अभाज्य संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगा रहता है। यदि डिटेल में अभाज्य संख्या का वीडियो देखना है तो वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। जैसे कोई हम संख्या लेते हैं 3, देखिए 3 में केवल 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, इसके सिवाय दूसरा कोनो संख्या से नहीं भाग लगेगा। इसका मतलब 3 है अभाज्य संख्या। इसका मतलब 3 कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। और कोई संख्या रहता है 9, अब 9 में देखिए 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा। तो 1 और 9 को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लग रहा है, तो यह अभाज्य नहीं होगा। कितना बच्चा सोचता है कि 2 से भाग नहीं लग रहा है तो अभाज्य हो गया, नहीं, यह संख्या क्या होगा, भाज्य होगा। तो सबसे पहले हमें अभाज्य को जानना होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो भी देखिए, ठीक है। चलिए अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो हमें बताना है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा दोस्तों। तो बताइए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो बताइए अभाज्य संख्या से लगाना है तो सबसे पहले कौन चीज से लगाएंगे, 2 से। ई मत सोचना कि 2 भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में भी केवल 1 से भाग लगता है और 2 से भाग लगता है। इसका मतलब है कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 से जो हम 64 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 32। अगेन फिर से हम 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 16। फिर से हम 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 8। फिर से हम 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 4। फिर से हम 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब बताइए दोस्तों कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कई बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 गुना 2, 6 बार आया। यानी कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है दोस्तों, 6 है। तो ऑप्शन में जहां कहीं भी आपको 6 दिखे उसमें टिक मार देना है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, कितना, 6। जहां भी ऑप्शन में 6 रहे तो उसमें हमें टिक मार देना है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न यह भी आता है वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव में, एक प्रश्न यह भी आता है वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव में, पाई से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहता है कि पाई कौन सा संख्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय है। रहेगा कि पाई 1 है, ऑप्शन में रहेगा ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में पूर्णांक, इस टाइप का रहेगा ऑप्शन। तो याद रखिएगा आप, पाई जो होता है, पाई यह होता है अपरिमेय संख्या। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिए पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और पाई का जो वैल्यू होता है, मान जो हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर कितना होता है, 22/7, 22/7, तो ये परिमेय संख्या होता है। तो जब कभी भी सवाल में ये रहे कि 22/7 होगा तो उसमें टिक मारना है परिमेय, जो कि नहीं पूछता है ये वाला सवाल। ज्यादातर आता है कि पाई 1 है, पाई कौन सा संख्या है, तो उसमें आपको टिक मारना है कि पाई कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव बार बार आता है, इस ऑब्जेक्टिव को देखना है, ठीक है। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए एक हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय है। देखिए ये हम लोग जानते ही हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय है। वीडियो लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है √64 + 36। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी है √25 + 25। चलिए ये दोनों में से ही आप बताइए, इन दोनों में से बताइए कि कौन परिमेय संख्या है। तो बताइए खाली 64 रहा था तो हम आसानी से वर्गमूल निकाल लेते, 8 8 64, तो कह देते कि 8 है, तो ये है सर जी, ये है परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 को जोड़ दिया है, दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर में दोनों यदि जुट भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, √100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √50 हो जाएगा। तो बताइए 100 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 10, क्या 50 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी कि परिमेय संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर ए है, इसमें आपको टिक मार देना है। इस टाइप से भी प्रश्न आता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप से भी प्रश्न आएगा आपको, शांत अशांत बता ही दिए हैं। अगला देखिए, अगला जो ऑब्जेक्टिव देखिए, ये भी अभी जो बोले हैं कि 22/7 मान, ये भी एक बार पूछा हुआ है
कि 22/7 है। तो यदि यह रहे तो इसमें आप परिमेय में टिक मारिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए और क्या आता है प्रश्न इसमें आता है, ये समझिए। देखिए जैसे देखिए दो कोई संख्या, ये तो हम जानते हैं कि लॉसा गुने एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है ए गुना बी, यानी कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। तो इससे रिलेटेड भी आपका प्रश्न आता है। जैसे देखिए संख्या कोई है 2 है, 3 है और 6 है। तो 3 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो 3 गुना 2 तो एलसीएम की, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है 6। कितना हो जाता है 6। अब यही प्रश्न आपसे पूछ देगा कैसे, सो देखिए कहेगा क्या, दो संख्या है, एक संख्या है कितना, देखिए जहां पे 3 और 6 था, 3 और 6 था, तो कहेगा कि दो संख्या है 3 कॉमा, मान लीजिए कि संख्या का देगा क्या आपका बी, कहेगा क्या कि इसका एलसीएम है, इसका एलसीएम बता देगा आपको और एचसीएफ बता देगा और दूसरा संख्या ज्ञात करना रहेगा। तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है ए गुना बी। तो यहाँ पे यदि चाहे आपको एलसीएम ज्ञात करना हो चाहे एचसीएफ, यदि एलसीएम वाला बात रहे तो यहाँ से देखिए आपका सूत्र बन जाएगा ए गुना बी बट्टा क्या एचसीएफ, और ये तीनों चीज आपका दिया रहेगा प्रश्न में। तो ऐसे आप करके निकाल सकते हैं एलसीएम। यदि कह दे दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए बी, तो वो भी आपका सूत्र बन जाता है क्या, देखिए इधर है एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टा बी निकालना है तो ए इस साइड भाग में आ जाएगा, यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा में क्या आ जाएगा पहला संख्या। तो इस सूत्र से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इस चलिए तो इस टाइप से देखिए अभी पता है, इस टाइप से प्रश्न आता है कि दो संख्या है, उसका मौसा कितना है 27 है और लौसा 162 है, तथा एक संख्या जो है ना वह 54 है। तो हमें दूसरा संख्या से याद करना है, फटाक से आइए उसी सूत्र पे, क्या था एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या ए गुना बी था, लौसा गुने मौसा बराबर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। देखिए इसमें क्या निकालना है दूसरा संख्या, तो बी को इसी साइड छोड़िए, इसको उठा के इस साइड पटक दीजिए। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टा ए को इस साइड पटकिए, बी इसी साइड छोड़ दीजिए। तो हमारा क्या सूत्र बन गया दूसरा संख्या बराबर, बोलिए तो एलसीएम गुने एचसीएफ। तो देखिए तो दूसरा संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कि लौसा गुने मौसा। तो लौसा हमारा है 162 और मौसा हमारा है 27, अब बट्टा में ए यानी कि पहला संख्या। तो पहला संख्या कितना दिया हुआ है बोलिए 54। अब बोलिए 27 दूना 54 कट जाएगा, 2 से 162 कट जाएगा, कितना मरतबे कटेगा बोलिए तो 2 अट्ठे 16 2 एकम 2, यानी कि दूसरा संख्या हमारा कितना है बोलिए, दूसरा संख्या हमारा कितना है 81। यह भी ऑब्जेक्टिव रहता है, फटाक से बना के टिक मार दीजिए। तो इस यही सब रहता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एक तो देखिए नेसेसरी प्रश्न ये आता है, ये भी आप सुन लीजिए, एक दो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी। तो ये आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं, ये आप ऐसा समझिए, यह प्रश्न रहता है ऐसे, इस टाइप का प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न जो आपका रहता है वो इस टाइप से रहता है। एक देखिए ये प्रश्न भी आ जाता है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। आंख बंद करके ऑप्शन में ए रहे तो आपको ए में टिक, एक में टिक मार देना है, ठीक है। यदि ऑप्शन में एक रहे तो एक में टिक मार देना है, यही होगा। एक ये प्रश्न आता है। उसके बाद है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि दो लगातार जो सम संख्या होता है उसका एचसीएफ क्या होगा। जैसे 2 है और उसका सम संख्या कौन है 4, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2 का 4 का, इस टाइप का प्रश्न रहेगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपको क्या करना है, ये सब आपको याद रखना है कि दो क्रमिक जो एचसीएफ हो, दो क्रमिक जो लगातार जो सम संख्या होता है उसका एचसीएफ होता है दोस्तों 2। कितना होता है 2। आंख बंद करके टिक मार देना, आप चेक कीजिए ना। जैसे देखिए 6 और 8 हम संख्या लेते हैं, 6 है सम संख्या और उसके बाद कौन है 8 है, इसका एचसीएफ निकालिए। 6 से हम 8 में निकालेंगे 6 एकम 6, ठीक है 2, 2 से 6 में देंगे 2 दिया 6 कट गया, कितना आया एचसीएफ 2 आएगा, 2 ही आएगा। दो लगातार सम संख्याओं का क्या होता है एचसीएफ 2 होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आप टिक मार लीजिएगा, एक ये ऑब्जेक्टिव आता है। एक यह भी आता है कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है, यानी कौन ऐसा संख्या है जो सम है। देखिए केवल 2 ही ऐसा संख्या है जो सम है और अभाज्य है, बाकी जितना भी सम संख्या है सब भाज्य है। केवल 2 ही ऐसा सम संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है। तो यह भी आता है कि वह कौन सा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। तो उसमें आप क्या कीजिएगा 2 में टिक मार दीजिएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव आता है, यही सब टॉपिक से रहेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब जाके आप क्या कीजिए गाइड से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। जितना भी वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव आए टोटल का टोटल आपसे बन जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुपद का भी इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे ही वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।